हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी के बारे में। ठीक है, अगर सामान्य हिंदी की हम बात करें तो आपके सारे कंपटीशन एग्जाम में हिंदी आपकी पूछी ही जाती है। चाहे आपका वो टेट का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, या कोई भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो। चाहे आप अभी ऑफिसर रैंक का एग्ज़ाम ले लीजिए, एपीएस का ले लीजिए, चाहे आरओ एआरओ का ले लीजिए। इसमें क्या होती है, एक पेपर आपका सामान्य हिंदी से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अगर हम आर ओ ए आर ओ की बात करें तो इसमें जो होता है, इसमें 16 मार्क्स के 60 नंबर पूछे जाते हैं। किससे? हिंदी से रिलेटेड आपके होते हैं। अगर आपका जीएस जीके कम मतलब थोड़ा सा वीक भी है तो आप सामान्य हिंदी में अच्छा मतलब अच्छे स्कोर कर सकते हो, अगर अच्छे से आपने इसके पढ़ लिया सामान्य हिंदी तो। ठीक है, तो आज चलिए हम पढ़ते हैं सामान्य हिंदी, और उसमें भी सबसे मेन एक चैप्टर है वर्ण। आपने देखा होगा, जब आप प्रैक्टिस सेट करते होगे हिंदी की, तो आपने देखा होगा कि उसमें वर्ण से काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि मतलब वर्ण व्यंजन का मतलब उच्चारण स्थान क्या होता है, और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, आपका प्लुप्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त मतलब अक्षर क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए ज़रूर मिलती हैं। तो फिर चलिए आज हम देखते हैं वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या है, वर्ण के भेद क्या हैं, स्वर क्या है, आपके अयोग वाह वर्ड स्वर क्या होते हैं। ये सारे चीज़ों को हम आप आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं वर्ण क्या होता है। तो वर्ण को समझते हैं। ठीक है, तो वर्ण क्या होता है। तो प्रत्येक भाषा में विभिन्न ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक पृथक चिन्ह होता है। इन ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगर हम चिन्ह की बात करें तो पहले के लोग या पहले की हम बातें करें तो लोग मतलब किसी चीज़ को बोलने के लिए एक चिन्ह बनाए थे। जैसे आपको म के लिए ये बनाया गया, प के लिए ये बनाया गया, क के लिए ये बनाया गया, और ल के लिए ये बनाया गया। ठीक है, अब जो ये ध्वनियाँ है, जो सिंबल हैं इनके, इन ध्वनि जो बोल रहे हैं हम, और जो इनके चिन्ह हैं, यही हमारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। यही हमारे क्या होंगे, क प, यही हमारे क्या होंगे, ये सारे हमारे वर्ण कहे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर आगे क्या है। किसी भाषा के समस्त वर्गों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा की वर्ण पर मतलब माला किस प्रकार से है। अ आ ई वर्णमाला की हम बात करें तो हमारी वर्णमाला कितनी है, तो वो हमारी 52 है। कितनी है? 52 वर्णमाला है हमारी हिंदी में। ठीक है, और वर्णों के जो लिखने की जो कला होती है, ढंग होता है, उसे हम ढंग को लिपि कहते हैं। अगर हिंदी और संस्कृत की भाषाएं की हम बात करें तो वो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वो। चलिए और आगे वर्णों के हम भेद देखते हैं कि वर्ण के भेद क्या होते हैं। तो वर्ण के जो होते हैं 3 भेद होते हैं। एक तो होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, तथा एक होता है अयोगवा। अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर एक ऐसा वर्ण है कि जिसे बोलने में हमें बहुत कम मेहनत लगती है। इसे क्रिएट करने में हमें बहुत ज़्यादा जोर लगा के उच्चारण नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आप देखिएगा कि सबसे पहले एक छोटा सा बच्चा है, वो सबसे पहले क्या बोलेगा, तो वो स्वर बोलना ही स्टार्ट करेगा। देखिएगा एक छोटा सा बच्चा है, लेटा हुआ, पहले अ करके बोलता है, तो वो पहले क्या बोलेगा, वो स्वर बोलेगा। क्योंकि स्वर को बोलने में बहुत ही कम मेहनत लगती है, उसे हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए स्वर ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलकर कंठ में बिना रुके मुख से बाहर आती है। मतलब बिना रुके, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है। ऐसे बोलने में भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है आपको। तो वही हमारे स्वर होते हैं। अगर स्वर के भेद की हम बात करें तो हमारे स्वर के 3 भेद होंगे। एक होगा ह्रस्व स्वर, एक होगा दीर्घ स्वर, और एक होगा प्लुत स्वर। क्या होगा? प्लुत स्वर। ठीक है, अगर ह्रस्व स्वर की हम बात करें तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर हम कहते हैं। देखते हैं जैसे ये है अ, ई, उ, री। देखिए इसमें क्या हो रहा, कम हमें मेहनत लग रही है। अ, ई, उ, इसे मतलब आराम से आप बोल सकते हो। ठीक है, इसे बोलने में क्या होगी, हमें उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। ठीक इसके उल्टा ही दीर्घ स्वर हमारा क्या होगा, तो दीर्घ स्वरों के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें बोलने में हमें बहुत ज़्यादा उच्चारण और अधिक समय लग रहा है। बोलने में देखिए नहीं लग रहा, लेकिन आ जब आप बोल रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत ही
ज़्यादा उच्चारण करते समय बहुत ही अधिक समय लग जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। अब प्लुत स्वर की हम बात करें तो इन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय अधिक लगता है। ये प्रायः पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे ओम, भैया। ठीक है, प्लुत स्वर मतलब ह्रस्व दीर्घ स्वर दोनों को मिला के इसमें तिगुना समय लगता है, वही हमारे होते हैं प्लुत स्वर। जैसे ओम, देखिए ओम में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, ओम, भैया। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं ये। ठीक है, अगर हम फिर उसके बाद व्यंजन की हम बात करें, ठीक है, तो व्यंजन कितने होते हैं हमारे, तो 33 होते हैं। कितने, 33 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं हमारे, तो स्वर हमारे 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 33 होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसके भेद क्या है व्यंजनों के। तो व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधार पर किया जाता है, एक तो स्पर्श के आधार पर तथा एक श्वास की मात्रा के आधार पर किया जाता है। स्पर्श के आधार पर हम बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है स्पर्श व्यंजन, एक हमारा होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, एक हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन, और चौथा क्या हमारा होगा, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन उच्चारण करते समय वायु जो है क्या होती है, वो हमारे कंठ, दांत, मूर्धा, तालु अथवा ओठों से स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श वर्ग कहते हैं हम। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, त, थ, द, प, फ, भ, म। ये जो वर्ग जो होते हैं, ये इनका जो समूह है, ये हमारे सारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। जैसे क वर्ग जो होता है वो भी हमारा स्पर्श, च वर्ग, ट वर्ग, त, प, ये सारे क्या है हमारे, ये सारे हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन है। आपसे एग्जाम में जैसे आपसे पूछ दिया गया मतलब कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो उसमें एक स्पर्श व्यंजन दे देगा, जैसे क ख दे दिया, और एक उत्क्षिप्त व्यंजन दे देगा, या एक संयुक्त व्यंजन दे देगा, या एक अंतस्थ व्यंजन दे देगा। ऐसे करके आपसे एग्जामों में पूछ देगा कि इसमें से इन चारों में आपका स्पर्श व्यंजन कौन सा है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान हम कैसे याद करेंगे, तो एक ट्रिक है, KTMDO। ठीक है, KTM 2 मतलब पेटीएम, या जो भी ATM 2, आप उस हिसाब से आप याद कर लेना। एक ही जगह आप के याद करना। ठीक है, ATM 2 आप याद कर लेना। क्या करना, ATM 2, ATM एक ही जगह आप बस क लगा देना है आपको, का मतलब के करके याद करना है। ठीक है, KTM। ठीक है, तो के से हमारा हो जाएगा कंठ, टी से हमारा हो जाएगा तालु, एम से हमारा हो जाएगा मूर्धा, डी से सॉरी दांत, डी से हो जाएगा दांत, और ओ से हो जाएगा ओंठ। ठीक है, तो KTM 2, KTMDO। ठीक है, मान लीजिए आप याद कर लीजिए ATM 2, बस एक ही जगह आपको के याद रखना है, ये उच्चारण स्थान आपके होंगे। ठीक है, तो ऐसे आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो इसे। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, तो ड और ढ का उच्चारण करने में वायु जो होती है वो जीभ से टकराकर वापस आती है और फिर बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ठीक है, तो हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, तो ड और ढ है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि उत्क्षिप्त व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तो वो याद रखिएगा, वो क्या है आपका, मूर्धा होगा। क्या होगा, मूर्धा होगा। इसमें भी क्वेश्चन आपसे वही पूछेंगे, एक ड या ढ उत्क्षिप्त व्यंजन दे देगा, और बाकी सारे व्यंजनों में से 3 ऑप्शन दे देंगे, और इसमें से पूछा जाएगा कि आपका उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। तो ठीक है, आप इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब पूछ दिया जाएगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या है। अंतस्थ व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण ज्यादातर स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, अतः हम इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन क्या कौन है, तो य र ल व, ये जो वर्ग है हमारा य र ल व का, यही हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। इसे याद कर लीजिएगा कि अंतस्थ व्यंजन क्या है, य र ल व। ठीक है, ये क्या हमारे हैं, अंतस्थ व्यंजन है। उसमें व्यंजन की हम बात कर लें, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जो है मुख से टकराकर गर्मी उत्पन्न करती है, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म मतलब क्या होता है, गर्म। ठीक है, जैसे श,
श, देखिए वायु के मुख से टकरा रही है, श, स, श, ह, ठीक है। और क्या होती है, उसमें से गर्म वायु निकलती है, ठीक है। तो उन्हें ही हम क्या कहेंगे, उष्म व्यंजन कहते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा कि ये जो वर्ग हैं ये पूरे क्या आपके कहलाएंगे, ये उष्म व्यंजन कहलाएंगे, श, श, ह, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, श्वास की मात्रा के आधार पर, ठीक है, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। एक तो होता है अल्पप्राण और दूसरा होता है महाप्राण। जैसे अल्पप्राण का मतलब ही आपका होता है, अल्प मतलब थोड़ा, ठीक है। जिन व्यंजनों की मात्रा उच्चारण करने में मतलब थोड़ी सी क्या होती है, मतलब सांस लगती है। जिन व्यंजनों में श्वास की मात्रा कम होती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जिसे बोलने में क्या होता है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा मतलब आपको उच्चारण करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, वो हमारे क्या होते हैं, अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा उच्चारण में बहुत ज़्यादा ही आप आसानी से इसका उच्चारण कर सकते हो। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, पहला, तीसरा, पांचवा, 135 ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो। अल्पप्राण, ठीक है, क्या होगा, अल्पप्राण 135। अल्पप्राण मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, जैसे क मान लीजिए, क, ख, ग मान लीजिए, क, ख, क, ख, ग, घ, अंगा मान लीजिए। ये क्या हुए हमारे पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है। मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग जो होता है, वर्ण जो होता है, वो हमारा क्या होता है, अल्पप्राण होता है, ठीक है। महाप्राण, इनके उच्चारण में जो श्वास की मात्रा होती है उस बहुत ही अधिक लगती है। इसे उच्चारण करने में बहुत ही अधिक समय लगता है, बहुत अधिक इसे जोर लगाना पड़ता है, वो हमारा होता है महाप्राण। देखने सुनने में ही लग रहा महाप्राण, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें तो इसकी ट्रिक क्या होगी, तो इसका होगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, दूसरा और चौथा जो होगा वो हमारा क्या होगा, महाप्राण होगा। जैसे क, ख, ग, घ, ठीक है, ये क्या हो गया, मैं ये हमारे महाप्राण हो गए, ठीक है। तो महाप्राण किसे कहेंगे, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है वर्ण, वो हमारा क्या हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोगवाह, ऐसे वर्ण जो न तो स्वर की गिनती में आते हैं और न ही व्यंजन की गिनती में, काउंटिंग में आते हैं, ये हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ होता है। इसका जो प्रयोग होता है अयोगवाह का, ये स्वर के साथ भी हो सकता है और व्यंजन के साथ भी होता है। जैसे अंग, 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 ये तीनों क्या अयोगवाह हैं। इन्हें क्रमशः अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग भी कहते हैं। इन्हें ही क्या अनुस्वार भी कहेंगे, इन्हें अनुस्वार भी कहेंगे, अनुनासिक भी कहेंगे। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि अंग क्या है, अनुस्वार हैं, अनुसार, अनुनासिक तथा विसर्ग, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक नाम आपसे दे दिया जाएगा, या तो अनुनासिक दे दिया जाएगा, फिर सारे ऑप्शन महाप्राण, व्यंजन, ऐसे करके कुछ ऑप्शन बना दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये जो है ये किस में आते हैं आपके। तो अंग जो होते हैं वो हमारे अनुनासिक वर्ग में आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन भिन्न भिन्न स्वरों के योग से बनता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन हैं छ, त्र, छ, त्र, ज्ञ, श्र। इनसे काफ़ी क्वेश्चन आपको पूछने के लिए मतलब देखे जाएंगे, पूछे जाएंगे। अगर छ का संधि विच्छेद अगर कर दिया जाए संयुक्त व्यंजन में तो क्या हो जाएगा, क प्लस षटकोण वाला श। अगर त्र का हो जाएगा तो त, हलंत आएगा त, र, तर, त्र। अज्ञा का ज, ज्ञ, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ देगा, ऐसे भी पूछ लेगा। तो इसका जो आपको संधि विच्छेद किया हुआ है उसे भी आपको याद करना है, ठीक है। छ का क्या होगा, क प्लस स, त्र का त प्लस र, ज्ञ का क्या होगा, ज प्लस ज्ञ, ठीक है। ऐसे आपको सारे इसको याद करने हैं, ठीक है। ये तो आपके सारे आपके वर्ण हो गए, व्यंजन हो गए। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उसे भी हम देखते हैं। चलिए देखते हैं फिर हम नेक्स्ट में। देखिए ये क्या है, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है वर्णमाला की, तो ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सबको पता है कि क्या होती है, ये वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण होती है। व्यंजन कितने होते हैं हमारे, तो 33 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है,
वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये सब क्या हमारे वर्णमाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी है? तो कौन सी है? तो याद करने के लिए कौन सा ट्रिक था हमारा? के, टी, एम, डी, ओ। तो के से क्या कंठ पूछ रहा है, तो कंठ में क्या था? क, ख, ग। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क। कौन सा उच्चारण स्थान होगा? क, ख। जैसा मैंने आपको ट्रिक में बताया था, के, टी, एम, डी, ओ। तो के से क्या हो जाएगा? कंठ, और कंठ का जो पहला वर्ग था वो था क, ख। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो कौन सा है? तो हमने बताया था मूर्धन्य व्यंजन कौन सा था? तो प्लुत व्यंजन था, ड और ढ। क्या है तीसरा? प्लुत व्यंजन है ये। ठीक है, मैंने बताया था कि इसका आपको उच्चारण स्थान में पूछ देगा मूर्धन्य व्यंजन का, तो क्या हो जाएगा? ड, ढ हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? तो अल्प प्राण कौन से होंगे? तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला क, तीसरा ग। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, निम्न में से अल्प प्राण कौन सा हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं इसे ट्रिक के साथ। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? बी, यह क्या है हमारा? नासिक के व्यंजन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो कंठ तालव्य। इसमें कंठ कंठ का भी मतलब सहारा लेना पड़ रहा हमें, और तालव्य का भी हमें हेल्प लेनी पड़ रही है ए और ए बोलने में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कंठ तालव्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन है? तो कौन है अयोगवा? सबको पता है आपको। अंग अह क्या है ये? अंग अह क्या है हमारे? अयोगवा हैं, और इसे अनुनासिक भी कह सकते हैं हम। ठीक है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो किस में है? दिल्ली में। किस में है? तो दिल्ली में। श, 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 ह कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? तो बताइए आप कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा संघर्षी व्यंजन। क्या होते हैं ये? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? तो हमारा ऑप्शन है ए, ख और ग हैं। क्या है? ख और ग क्या है? हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? तो कौन सा घोष वर्ण होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हो जाएगा म। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा म है, जो एक घोष वर्ण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अमानक वर्ण है? ठीक है, कौन सा अमानक वर्ण है? तो सी। सी क्या है? हमारा अमानक वर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क, घ, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? तो ये है अरबी फारसी की। किसकी है? तो बी ऑप्शन, अरबी फारसी की क्या है? ये ध्वनियाँ हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो A50, B51, C52 या 53। तो हमारा आंसर हो जाएगा 52 है इसकी वर्णों की संख्या। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो मैंने बताया था संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किस वर्ण के बाद आता है? तो ए ऑप्शन क। ठीक है, ए ऑप्शन क के बाद छ का क्रम आता है। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ज, ज्ञ। किससे? तो ज अज्ञ से मिलके क्या बना? हमारा अज्ञ बना है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन स क्या है हमारा? अघोष वर्ण है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्या है? कंठ क्या है ये हमारे घ का उच्चारण स्थान कौन सा? तो फ्रेंड देखा आज आपने, और इसका एक और दूसरा भी प्रैक्टिस सेट है वर्ण से संबंधित, ठीक है, वो मैं कल करा दूंगी आपको। देखा आपने वर्ण के बारे में हमने पढ़ा, और इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर आप वर्ण को इस प्रैक्टिस सेट को, 2 प्रैक्टिस सेट को आप अगर कर लोगे तो आपका वर्ण से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इससे ही बनेंगे। इससे ज़्यादा आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर कल हम फिर लाएंगे आपके लिए एक वर्णमाला की जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप और हिंदी में आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे लिख कर बताएं, मैं उसे आपको पढ़ाने के लिए लाऊंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।